हेलो बच्चों, आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 11 में आज हम पढ़ते हैं क्रेब्स चक्र। इसका अन्य नाम साइट्रिक अम्ल चक्र भी है। इसे क्रेब्स चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इस चक्र की खोज हैंस क्रेब ने की थी। इस कारण इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसे साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बनने वाला जो पहला उत्पाद है ये साइट्रिक अम्ल होता है। इस कारण इसका नाम साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, TCA चक्र। क्यों? अगर हम साइट्रिक अम्ल का संरचना सूत्र देखें तो आप देख रहे हैं इसमें 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं। इस कारण इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी रखा गया है। ये ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में संपन्न होने वाली क्रिया है। अगर इस क्रिया का हम डायग्राम देखें तो इसमें पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। इस दौरान जल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु निकलता है और NAD से NADH2 बनता है और इसमें कोएंजाइम A जुड़ता है। यह क्रिया पायरुविक अम्ल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ये जो समीकरण आप देख रहे हैं ये वाकई में पायरुविक अम्ल का जो अपने वायवीय ऑक्सीकरण पढ़ा था, या इसे ऑक्सीकारी कार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं, उसी को वापस अपन यहाँ शॉर्ट में लिखा है। वाकई में क्रेब्स चक्र यहाँ से शुरू हो रहा है। साइट्रिक अम्ल जो कि 2 कार्बन का पदार्थ है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में आता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में पहले से उपस्थित ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो 4 कार्बन का है उसके साथ जुड़कर एक 6 कार्बन का उत्पाद साइट्रिक अम्ल बनाता है। इस दौरान कोएंजाइम A निकल जाता है, जल का अणु जुड़ जाता है और ये क्रिया साइट्रिक अम्ल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब ये साइट्रिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक अम्ल में बदल जाता है। इस दौरान जल का अणु मुक्त होता है। फिर सिस एकोनिटिक अम्ल है ये आइसोसाइट्रिक अम्ल में बदलता है। इस दौरान जल जुड़ जाता है और ये क्रिया भी एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये भी 6 कार्बन का पदार्थ है, ये भी 6 कार्बन का पदार्थ है। अगले चरण में आइसोसाइट्रिक अम्ल है वो 6 कार्बन के ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल में बदल जाता है। इस दौरान भी जल निकलता है और यहाँ भी NAD से NADH2 का निर्माण होता है और यह क्रिया आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। अब अगला महत्वपूर्ण चरण देखिए कि जो ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल है ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में 5 कार्बन के अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल में बदलता है और यहाँ पर CO2 मुक्त होती है। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है जो 5 कार्बन का है, ये आगे जाकर के 4 कार्बन के सक्सेनिक कोएंजाइम A में बदल जाता है। तो यहाँ भी देखिए आप CO2 मुक्त होती है और यहाँ पर NAD से NADH2 बनती है और कोएंजाइम A का योजन होता है और ये क्रिया अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब जो सक्सेनिक कोएंजाइम A है ये आगे चल करके सक्सेनिक अम्ल में बदलता है। यहाँ जल जुड़ता है, कोएंजाइम A निकल जाता है और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्रिया ये होती है कि यहाँ पर GTP में चेंज होता है। ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट से ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है और ये GTP वापस GTP बदल जाता है। तो यहाँ जो फॉस्फोरिक अम्ल मुक्त होता है उसे ADP ग्रहण करता है और यहाँ पर ATP का प्रत्यक्ष निर्माण भी होता है। अब ये सक्सेनिक अम्ल है ये वापस फ्यूमेरिक अम्ल बदलता है, यहाँ जल का अणु मुक्त होता है और यहाँ पर देखो FAD से FADH2 का निर्माण हो रहा है और ये क्रिया सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। आप अगर इसमें देखते हैं जगह जगह NADH2 बनाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो FADH2 का निर्माण हो रहा है। सॉरी। फिर फ्यूमेरिक अम्ल है ये आगे जाकर के मैलिक अम्ल में बदल जाता है, यहाँ जल जुड़ता है और ये क्रिया फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है और मैलिक अम्ल वापस ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। इस दौरान जल जुड़ता है और यहाँ पर NAD से NADH2 का निर्माण होता है। यह क्रिया मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है
और इस प्रकार जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बना है ये वापस एसिटाइल को एंजाइम से जुड़कर साइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये जो पूरा अपन चक्र देख रहे हैं ये चक्र क्रेब्स चक्र है। तो अगर अपन एक क्रेब्स चक्र में देखें तो NADH2 के 4 अणु बनते हैं, नंबर 1, फिर ये नंबर 2, फिर ये रहा नंबर 3 और ये रहा नंबर 4। और FADH2 का एक अणु बनता है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं। साथ में ATP का एक अणु बनता है, ये अपन यहाँ देख रहे हैं। और CO2 के 3 अणु मुक्त होते हैं, पहला अणु यहाँ मुक्त हुआ, दूसरा अणु यहाँ मुक्त हुआ और तीसरा अणु यहाँ मुक्त हुआ। तो ये जो अपन ने क्रेब्स चक्र देखा, अब इस क्रेब्स चक्र में हम ATP का सारांश पढ़ेंगे। तो देखिए क्रेब्स चक्र में अगर हम एक क्रेब्स चक्र में ATP की बात करें तो अपन अभी देखा था ATP का एक अणु प्रत्यक्ष बनता है, लेकिन 14 अणु अप्रत्यक्ष भी बनते हैं। कैसे? ये जो क्रेब्स चक्र में 4 NADH2 बने थे, ये चारों NADH2 जब ETS में जाएंगे तो एक NADH2 से 3 ATP बनेगी, तो 4 से कितने बन जाएंगे? 12 ATP। और जो FADH2 बना था उस एक FADH2 से 2 ATP बनेंगे, और FADH2 का एक अणु बना था तो इससे कुल 2 ATP बनेंगे। तो ऐसे 14 ATP तो अप्रत्यक्ष यानी ETS से और एक ATP प्रत्यक्ष बनता है। इस प्रकार कुल 15 ATP का निर्माण एक क्रेब्स चक्र में होता है। तो इस प्रकार ये जो अपन ने देखा था वो एक क्रेब्स चक्र में था, लेकिन अपन जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, अतः ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनेंगे, तो ये क्रेब्स चक्र 2 बार होगा। तो ऐसे में इन अणुओं की संख्या दुगनी हो जाती है। तो ध्यान रखिए एक क्रेब्स चक्र या ग्लूकोज के क्रेब्स चक्र में जब प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा अंतर आ जाता है उन प्रश्नों के उत्तर में। हेलो बच्चों, 12th RBC में अध्याय 11 में आज हम शुरू करें ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इसका एक नाम और भी है, ध्यान रखना, ऑक्सीकारी फास्फोरीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में फास्फोरीकरण यानी ADP से ATP का निर्माण होगा। ये क्रिया ध्यान रखिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर संपन्न होती है, और इस क्रिया को संपन्न करने के लिए आंतरिक झिल्ली पर 5 संकुल पाए जाते हैं। इसमें जो संकुल फर्स्ट है इसमें FMN और FES नामक प्रोटीन होते हैं। FMN का पूरा नाम फ्लेविनो मोनोन्यूक्लियोटाइड। इस संकुल फर्स्ट को ध्यान रखिए NADH2 यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेटेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संकुल फर्स्ट NADH2 से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अच्छा, अब दूसरा है संकुल सेकंड, जिसे सक्सिनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरेटेज भी कहते हैं। इसमें केवल FES प्रोटीन पाया जाता है, और ध्यान रखना ये FADH2 से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। फिर संकुल थर्ड, इसमें साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 पाए जाते हैं। इसका अन्य नाम साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी है। किसका? संकुल थर्ड का। अब अगर हम संकुल 4 की बात करें तो संकुल 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। इसमें साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 के अणु पाए जाते हैं। और अंत में आता संकुल 5, जिसको अंदर ATP सिंथेटेज पाया जाता है। ये ATP सिंथेटेज वाकई में ऑक्सीसोम के ऊपर पाया जाता है। इस ऑक्सीसोम में नीचे वाला भाग होता है F0 और ये ऊपर वाला भाग होता है F1। इस F1 कण में ही ATP सिंथेटेज पाया जाता है। अच्छा, और ध्यान रखिए इन सब के अलावा ETS में 2 चल इलेक्ट्रॉन वाहक भी पाए जाते हैं। पहला चल इलेक्ट्रॉन वाहक होता है U क्यूब या इसे को एंजाइम क्यूब भी कहते हैं। इसका पूरा नाम यूबिक्विनोन है। और दूसरा होता है साइटोक्रोम C। U क्या करेगा? संकुल फर्स्ट और संकुल सेकंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इन इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाकर के संकुल थर्ड को प्रदान करेगा। अच्छा, इसी प्रकार साइटोक्रोम C क्या करेगा? संकुल थर्ड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसको संकुल 4 को देगा। तो अब अगर हम डायग्रामेटिक देखें तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली बनाई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली बनाई है, और ये इन दोनों झिल्ली के बीच का पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश है। ये संकुल फर्स्ट है, ये संकुल सेकंड है, ये संकुल थर्ड, ये संकुल 4 और ये संकुल 5 है।
संकुल फर्स्ट क्या करेगा, जब NADH2 से NAD बनेगा तो इस दौरान ये प्रोटॉन को तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में भेज देगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को आगे UQ या कोएंजाइम Q को देगा। इसी प्रकार जो FES है, ये FADH2 को, ध्यान रखना, FADH2 को FAD में जब कन्वर्ट होगा तो इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन को UQ को देगा। तो UQ संकुल फर्स्ट और संकुल सेकंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसे संकुल थर्ड को देगा। संकुल थर्ड में पहले इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास, फिर साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा और संकुल थर्ड इस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C को देगा। इस दौरान ध्यान रखिए ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन ग्रहण करेगा और इस प्रोटॉन को आधात्री में छोड़ देगा। अब साइटोक्रोम C है, ये आगे जाकर इलेक्ट्रॉन संकुल फोर्थ को देगा। संकुल फोर्थ में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा साइटोक्रोम A के पास, फिर जाएगा साइटोक्रोम A3 के पास और साइटोक्रोम A3 इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा ऑक्सीजन को। तो देखिए शोषण में ऑक्सीजन सबसे लास्ट में काम आती है और ये ऑक्सीजन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन ग्रहण करेगी और जल का एक अणु बना देगी। और संकुल फोर्थ एक काम और करेगा, मैट्रिक्स से प्रोटॉन को ग्रहण करके पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में दे देगा। अब ये प्रोटॉन इस संकुल 5 से होते हुए बाहर निकलेंगे। इस दौरान यहाँ जो ATP सिंथेटेज होता है वो ADP को ATP में चेंज कर देता है। तो ये अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसमें ध्यान रखना ATP का निर्माण होता है। अब शुरू करें रसायन परासरणी सिद्धांत। ये सिद्धांत ध्यान रखिए पीटर मिटचेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था और ये सिद्धांत ATP निर्माण को समझाने के लिए दिया गया था। ध्यान रखना ATP को सार्वत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं और ATP का निर्माण अपन जानते हैं प्रकाश फास्फोरीकरण और ऑक्सीकारी फास्फोरीकरण में होता है। तो प्रकाश फास्फोरीकरण यानी प्रकाश संश्लेषण में और ऑक्सीकारी फास्फोरीकरण यानी शोषण में जो ATP का निर्माण कैसे होता है उसको समझाने के लिए रसायन परासरणी सिद्धांत दिया गया। ये क्या कहता है, जब ETS क्रिया होती है उस दौरान झिल्ली के दोनों तरफ प्रोटॉन सांद्रता में अंतर आ जाता है और इस अंतर के कारण झिल्ली के दोनों ओर विद्युत विभव में भी अंतर आ जाता है और इसके कारण जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन पर एक गतिदायी बल पैदा हो जाता है, यानी उसे गति प्रदान करने वाला बल पैदा हो जाता है और इस बल के कारण प्रोटॉन है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर F कण से होकर गुजरते हैं और इस दौरान जो F1 कण में ATP सिंथेटेज होता है उसमें एंजाइम में परिवर्तन आ जाता है और ये ADP को ATP में चेंज कर देता है। जरा अपन इसको देखें तो यहाँ अपन ने क्या देखा था कि मैट्रिक्स से प्रोटॉन कहाँ जा रहे हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में जा रहे हैं। इसका मतलब इधर प्रोटॉन की सांद्रता बढ़ गई, इधर प्रोटॉन की सांद्रता कम हो गई। तो यहाँ पर विद्युत विभव भी बदल गया। तो अब इन प्रोटॉन पर एक गतिदायी बल पैदा होगा और इस बल के कारण ये प्रोटॉन इस संकुल 5 से होकर बाहर आएंगे, जिसके कारण यहाँ जो ATP सिंथेटेज है वो बदल जाता है, उसमें परिवर्तन आता है और ये ADP को ATP बदल देता है। तो ये था रसायन परासरणी सिद्धांत। धन्यवाद।